ओके बेटा, तो ये लेसन नंबर 2 का जो है पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन, उसका भाग 12 है। ठीक है। लास्ट वाला जो भाग था जिसे हमने कहा था भाग 11, उस भाग 11 में हमने बात करी थी बहिर्प्रजनन युक्तियों के बारे में। क्या थी बहिर्प्रजनन युक्तियां? बहिर्प्रजनन युक्तियां ऐसे लक्षण या ऐसे कैरेक्टर या ऐसे अनुकूलन थे पात्रों में जिनमें वो द्विलिंगी होने के बावजूद भी स्वपरागण का विरोध करते थे। ठीक है। और पर परागण को बढ़ावा देते थे। तो ऐसे सभी लक्षण या युक्तियां जो स्वपरागण को रोकती हैं और पर परागण को बढ़ावा देती हैं, उन्हें सम्मिलित रूप से बहिर्प्रजनन युक्तियां कहा जाता है। ठीक है। और बहिर्प्रजनन युक्तियां जो सामान्यतः पादपों में पाई जाती हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। हम बात कर चुके थे उन चारों प्रकारों के बारे में, जिनमें था सबसे पहले असमकालिकता और दूसरा था असमस्थानिकता। असमकालिकता और असमस्थानिकता ये दोनों ही स्वयुग्मन को रोकने वाली युक्तियां हैं। ठीक है। असमकालिकता में हमने कहा था जिसमें नर व मादा जननांग दोनों ही अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, जिनकी वजह से वो स्वयुग्मन नहीं कर सकते या स्वपरागण नहीं कर सकते। ठीक है। सम असम स्थानिकता जिसमें एक ही पुष्प पर मौजूद नर व मादा जननांग दोनों आपस में इतनी दूरी पर होते हैं या दूर दूर होते हैं जिनकी वजह से वो स्वपरागण नहीं कर सकते या स्वयुग्मन नहीं कर सकते। तीसरा है स्व असामंजस्यता। ठीक है। जिसमें वृत्तिकाग्र पर मौजूद रसायन कुछ इस प्रकार से परिवर्तित होते हैं या यूं कहें कि स्व असामंजस्यता एक वंशानुगत प्रक्रम है जिसमें वृत्तिकाग्र उसी पुष्प के पराग कणों के परागण का या अंकुरण का और पराग नली की वृद्धि का विरोध करती हैं। तो दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो जो आपको लिखोगे तो टेक्निकल लाइन ऐसी की एज इट इज लिखना बेटा। ठीक है। तभी जाके आपके मार्क्स में बनेंगे। ठीक है। स्व असामंजस्य एक वंशानुगत प्रक्रम है, ये इंपॉर्टेंट लाइन आपको जरूर रीड करनी पड़ेगी वेरी फर्स्ट। ठीक है। तो एक वंशानुगत प्रक्रम है जिसमें पुष्प के वृत्तिकाग्र स्वयं के पराग कणों का उसी पुष्प के पराग कणों के पराग अंकुरण एवं पराग नली की वृद्धि का विरोध करते हैं। ठीक है। क्लियर। और फिर हम बात कर रहे थे किसके बारे में? एक लिंगी पुष्प के बारे में, जो हमने कल थोड़ा सा आइडिया ले लिया था, लेकिन अब हम आज उसके बारे में डिटेल बात कर लेते हैं। ठीक है। तो एक लिंगी पुष्प का होना ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक है। क्या होता है एक लिंगी पुष्प? एक लिंगी पुष्प या तो मादा जननांग रखता है या तो नर जननांग रखता है। ठीक है। मादा जननांग पुष्प जो रखता है जिस उसमें नर जननांग नहीं होते, और जो नर जननांग रखता है उसमें मादा जननांग नहीं होते। ठीक है। ऐसे पुष्पों को एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। और पहले भी बता चुका हूं कि ये जो एक लिंगी पुष्प होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। कौन कौन से होते हैं? या तो स्त्री केसरी पुष्प होते हैं या फिर पुंकेसरी पुष्प होते हैं। स्त्री केसरी पुष्प वो पुष्प होते हैं जिनमें मादा जननांग तो होते हैं लेकिन नर जननांग नहीं होते, और पुंकेसरी पुष्प वो पुष्प होते हैं जिसमें नर जननांग होते हैं, मादा जननांग नहीं होते। ठीक है। हम डायरेक्ट एनसीईआरटी के बारे में बात करते हैं। एनसीईआरटी ने यहाँ पर दो वेरिएशन डाल रखे हैं और वो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और वो है किससे रिलेटेड? एक तो है प्लांट, आप ध्यान रखिएगा, मक्का। ठीक है। और दूसरा प्लांट है पपीता। एरंड। दोनों। हाँ बेटा बोलिए। सर एरंड भी तो है। हाँ ले सकते हैं, मगर एग्जाम्पल मक्का से पूछा जाता है बेटा। ठीक है। फिर भी यहाँ पर लिख देते हैं हम एरंड। ठीक है। मक्का और एरंड, और दूसरा टाइप है पपीता। ठीक है। दोनों में ही एक लिंगी पुष्प है। ठीक है। लेकिन दोनों में एक लिंगता अलग अलग तरह की होती है। इन दोनों में पुष्प तो एक लिंगी होते हैं, लेकिन पादप मोनोशियस और डायोशियस दोनों हो सकता है। ठीक है। मक्का और एरंड के मामले में यहां मैं एक डायग्राम से आपको शो करके बताता हूं कि इसमें पाए जाने वाली एक लिंगता किस प्रकार की होती है। ठीक है। ये मक्का प्लांट है। ठीक है। जिसमें ऊपर की तरफ जो पुष्प पाए जाते हैं वो पुष्प पुंकेसरी पुष्प होते हैं। ठीक है। जबकि नीचे की ओर पाया जाने वाले जो पुष्प होते हैं वो स्त्री केसरी पुष्प होते हैं, जिन्हें हम भुट्टा भी कहते हैं। बहुत सारे पुष्प होते हैं, समूह में होते हैं। ठीक है। और वो एक ही पुष्पावली वृंत पर होते हैं, वो पुष्पावली वृंत फूला हुआ होता है, उसी पर बहुत सारे पुष्प होते हैं, और उनकी वृत्तिकाएं बाहर की तरफ इस तरह से लटकी हुई होती हैं। ठीक है। तो ये पादप, इस पादप पर एक लिंगी पुष्प तो हैं, लेकिन पूरे पादप पर दो तरह के एक लिंगी पुष्प होते हैं, नर पुष्प भी होते हैं और मादा पुष्प भी होते हैं।
ठीक है। तो मक्का और एरंड जैसे पादपों में स्वक युग्मन नहीं होता, लेकिन इनमें सजात पुष्पी परागण पाया जा सकता है। माने कि इसी पादप के पराग, एक पुष्प के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प की वृत्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो सकते हैं। ठीक है। तो मक्का और एरंड के मामले में एक लिंगता या एक लिंगी पुष्प अलग तरह से होते हैं। ठीक है। ऐसे पुष्पात्मों में स्वक युग्मन नहीं होता, लेकिन सजात पुष्पी परागण होता है। ध्यान रखिएगा, मक्का एरंड जैसे पादपों में स्वक युग्मन नहीं होता, ठीक है, लेकिन सजात पुष्पी परागण होता है। पपीते के मामले में बात करते हैं। देखो जो एनसीईआरटी में लिखा है हम केवल वही डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ठीक है। नहीं तो हम टॉपिक तो बहुत अच्छा है, ये चाहे तो पूरी एक क्लास डिस्कस कर सकते हैं इसके मामले में। चलिए, यहां पर पपीता जो होता है वो ये एक पपीता का प्लांट है, ठीक है। ये दूसरा पपीता का प्लांट है। ठीक है। इस पपीते पर जो पुष्प लगते हैं और इस पपीते पर जो पुष्प लगते हैं वो दोनों ही पुष्प एक लिंगी होते हैं। ठीक है। लेकिन यहां पर एक पादप में केवल एक ही प्रकार के एक लिंगी पुष्प होते हैं। या तो सारे पुष्प पुंकेसरी होंगे, या फिर सारे पुष्प स्त्री केसरी होंगे। माने कि एक पादप पर एक ही प्रकार के पुष्प लगे होते हैं। ठीक है। माने कि इनमें नर पादप और मादा पादप अलग अलग होता है, यूं कह सकते हैं पपीते के मामले में। ठीक है। तो देखिए, अगर ये वाला पादप है जो नर पुष्प रखता है, इसमें स्वकयुग्मन नहीं हो सकता, और चूंकि इसमें कहीं मादा पुष्प नहीं है, इसलिए इसमें सजात पुष्पीय परागण भी नहीं हो सकता। इसमें केवल और केवल क्या होगा, पर परागण होगा। ठीक है। तो दोनों में एक लिंगी पुष्प की स्थितियां अलग अलग तरह की हैं। ये दो ही एग्जाम्पल हमें डिटेल बात करनी। ठीक है। तो लिख लेते हैं, अगला हेडिंग डाल लिया था शायद आपने, एक लिंगी पुष्प का पाया जाना या एक लिंगी पुष्प का होना, या डायरेक्ट केवल लिख सकते हैं एक लिंगी पुष्प। ठीक है। इसमें लिखिए, स्वपरागण को रोकने के लिए, स्वपरागण को रोकने के लिए स्वपरागण को रोकने के लिए पादप पादपों ने एक अन्य साधन भी विकसित किया है, एक अन्य साधन भी विकसित किया है। या यूं लिख सकते हैं, एक स्वपरागण को रोकने के लिए एक अन्य साधन है, एक अन्य साधन है। स्वपरागण को रोकने के लिए एक अन्य साधन है, एक लिंगी पुष्प का उत्पादन। एक अन्य साधन है, एक लिंगी पुष्प का उत्पादन। अर्थात अर्थात कुछ पादपों में, कुछ पादपों में पाए जाने वाले पुष्प एक लिंगी होते हैं। कुछ पादपों में पाए जाने वाले पुष्प एक लिंगी होते हैं। पादपों में यह स्थिति पादपों में यह स्थिति निम्न दो प्रकार से हो सकती है। पादपों में यह स्थिति निम्न दो प्रकार से हो सकती है। पादपों में यह स्थिति निम्न दो प्रकार से हो सकती है। नंबर एक,
नंबर 1, इसमें लिखिए मक्का तथा एरंड जैसे पादपों में, मक्का तथा एरंड जैसे पादपों में, मक्का तथा एरंड जैसे पादपों में एक ही पौधे पर, एक ही पौधे पर, एक ही पौधे पर नर व मादा दोनों पुष्प, नर व मादा दोनों पुष्प नर व मादा दोनों पुष्प सर ये एरंड वो अरंडी है ना? हाँ बेटा वही है ना। चलिए एक ही, सॉरी, एक ही पादप पर नर व मादा दोनों ही पुष्प उपलब्ध होते हैं। ऐसे पादपों में पुष्प भले ही एक लिंगी होते हैं, ऐसे पादपों में पुष्प भले ही एक लिंगी होते हैं, ऐसे पादपों में पुष्प भले ही एक लिंगी होते हैं, परंतु 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 पादप उभय लिंगाश्रयी होता है, पादप उभय लिंगाश्रयी होता है, अर्थात अर्थात चलो अर्थात काट दो फिर लंबा हो जाएगा, रहने दो इसमें, ठीक है। तो देखो भले ही इस पादप पर पाए जाने वाले पुष्प एक लिंगी है, लेकिन पूरा पादप अगर बात करें तो ये उभय लिंगाश्रयी है, ठीक है। प्रैक्टिकल में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मक्का के पादप के संबंध में, ठीक है, कि मक्का का पादप होता है एक लिंगाश्रयी या उभय लिंगाश्रयी। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और क्योंकि इसमें नर पुष्प और मादा पुष्प एक लिंगी पुष्प होते हैं, तो हम प्लांट को भी एक लिंगाश्रयी कह देते हैं, ठीक है। देखो प्लांट में दोनों तरह के युग्मक बनाने की क्षमता है, इसलिए पादप उभय लिंगाश्रयी कहलाएगा, भले ही पुष्प एक लिंगी है। तो पुष्प एक लिंगी है, पादप उभय लिंगाश्रयी है। क्लियर है बेटा? चलिए तो बात समझ में आई, कर लेंगे आप इसको, प्रैक्टिकल में भी है आपके जो मेज प्लांट है वो, ठीक है। अच्छा यहां पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन थ्योरी में भी पूछ सकता है कि मक्का पादप लिंगता की दृष्टि से है, तो वो भी होगा उभय लिंगाश्रयी, ठीक है। चलिए तो दूसरी बात करते हैं, ठीक है, नंबर 2 लिखिए, सॉरी इसमें एक चीज और लिख लें, तो उभय लिंगाश्रयी है प्लांट, लेकिन जो फ्लावर्स हैं वो क्या हैं, वो एक लिंगी हैं, ठीक है। तो क्या हो सकता है इसमें, ऐसे पादपों में क्या होता है, स्वयुग्मन नहीं होता है लेकिन सजात पुष्पी परागण पाया जाता है। तो लिखिए ऐसे पादपों में, ऐसे पादपों में स्वयुग्मन नहीं होता, ऐसे पादपों में स्वयुग्मन नहीं होता, लेकिन सजात पुष्पी परागण पाया जाता है। स्वयुग्मन नहीं होता लेकिन सजात पुष्पी परागण पाया जाता है, स्वयुग्मन नहीं होता लेकिन सजात पुष्पी परागण पाया जाता है। ठीक है भाई, कर लेंगे आप। अच्छा आपसे घुमाकर एक क्वेश्चन पूछ लिया कि ऐसे पुष्प पादप का उदाहरण दीजिए, ठीक है, जिनमें स्वयुग्मन नहीं होता लेकिन सजात पुष्पी परागण होता है, ठीक है। मक्का। तो आपको, हाँ बेटा आपको पूरा डिटेल देना पड़ेगा इसमें एक नंबर में भी, कि ऐसे पादप मक्का, ऐसा पादपों में मक्का प्रमुख पादप है, मक्का तथा एरंड प्रमुख पादप है। मक्का पादप उभय लिंगाश्रयी होता है, परंतु इस पर पाए जाने वाले पुष्प एक लिंगी होते हैं, ठीक है। ऊपर की ओर नर पुष्प तथा नीचे की ओर मादा पुष्प पाए जाते हैं।
ऐसा पादप स्वयुग्मन नहीं करता परंतु सजात पुष्पी परागण करता है। ठीक है, चलिए नंबर दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, पपीता। नंबर 2, पपीता जैसे पादपों में, इसमें लिखिए, पपीता जैसे पादपों में नर व मादा पुष्प, नर व मादा पुष्प, पपीता जैसे पादपों में नर व मादा पुष्प भिन्न भिन्न पादपों पर लगे होते हैं, भिन्न भिन्न पादपों पर लगे होते हैं। नर व मादा पुष्प भिन्न भिन्न पादपों पर लगे होते हैं। अर्थात अर्थात प्रत्येक पादप, अर्थात प्रत्येक पादप या तो नर पादप है अथवा मादा पादप, या तो नर पादप है अथवा मादा पादप। ऐसे पादप एक लिंगाश्रयी कहलाते हैं, ऐसे पादप एक लिंगाश्रयी पादप कहलाते हैं। देखिए प्रैक्टिकल में भी इंपॉर्टेंट है ये एक लिंगी शब्द, ठीक है, एक लिंगी पादप अर्थात, क्या लिखा बेटा मैंने, आप कोई रिपीट करेगा बेटा इस लाइन को? अर्थात ऐसे पादप एक लिंगाश्रयी पादप कहलाते हैं। हाँ, अर्थात ऐसे पादप एक लिंगाश्रयी पादप कहलाते हैं। फिर आगे कुछ लिखवाया क्या मैंने? नो सर। चलिए, अर्थात ऐसे पादप एक लिंगाश्रयी पादप होते हैं। ठीक है, ऐसे पादपों में, आगे लिखिए, ऐसे पादपों में ऐसे पादपों में स्वयुग्मन एवं सजात पुष्पी परागण नहीं होता, स्वयुग्मन एवं सजात पुष्पी परागण नहीं होता। ऐसे पादप पूर्णतया, ऐसे पादप पूर्णतया, रिपीट कर दो सर। ऐसे पादपों में स्वयुग्मन एवं सजात पुष्पी परागण नहीं होता, ऐसे पादपों में स्वयुग्मन एवं सजात पुष्पी परागण नहीं होता। ऐसे पादपों में स्वयुग्मन एवं सजात पुष्पी परागण नहीं होता। ऐसे पादप पूर्णतया पर परागण करते हैं, ऐसे पादप पूर्णतया पर परागण करते हैं, ऐसे पादप पूर्णतया पर परागण करते हैं। ऐसे पादप पूर्णतया पर परागण करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मैंने कई बार दोहराया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहिर्प्रजनन युक्तियां। 1 नंबर या 2 नंबर या फिर कई बार 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके भाई, तो कर लेंगे आप बहिर्प्रजनन युक्तियों को कंप्लीट। चलिए, यस सर। सिद्धार्थ आपने कंप्लीट कर लिया बेटा? यस सर। शुरू से क्लास लीड बेटा, फर्स्ट उससे ही, मतलब ये स्टार्टिंग से ही कि अभी बीच में आए बेटा? बीच में आया ना सर। अच्छा बेटा, अभी जस्ट आए थे क्या आप? हाँ मतलब 3-4 क्लासें कर ली हैं, फिर नोट नहीं, ये वाली क्लास आपने अभी शुरू से ले ली थी बेटा, ये वाली क्लास? शुरू से लिए थे। अच्छा बेटा, चलिए, तो कर लेंगे बेटा आप सब बच्चे। तो बहिर्प्रजनन युक्तियों में वो जो 4 साधन हैं या 4 युक्तियां हैं या 4 लक्षण हैं या 4 अनुकूलन है, ये 4 अलग अलग नामों से आपसे पूछ सकता है। ठीक है, युक्तियां कह सकता है, साधन कह सकता है, लक्षण कह सकता है, अनुकूलन कह सकता है।
ठीक है, क्लियर? या फिर केवल नाम से ना पूछे आपसे क्वेश्चन के बही प्रजनन युक्तियों से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो प्रजनन बही प्रजनन युक्तियों का पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। ठीक है, ये ना पूछ के आपसे दूसरी तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक लिंगी पादप जो पादप होते हैं उनमें स्वयुग्मन और सजात पुष्पीय परागण को रोकने के लिए कौन कौन सी युक्तियां विकसित की गई हैं। ठीक है, या डायरेक्ट कह दे स्वपरागण को रोकने के लिए कौन कौन सी युक्तियां हैं। वो डायरेक्ट नाम नहीं देगा बहिप्रजनन युक्तियों को, वो कह देगा कि स्वपरागण को रोकने के लिए कौन कौन सी युक्तियां चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, स्व असामंजस्य स्पेशल है। कई बार एक लाइन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्व असामंजस्य से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तब हम कहेंगे उसी पादप की वृत्तिका उसी पादप के पराग कणों के अंकुरण और पराग नली की वृद्धि का क्या करती है, विरोध करती है। ये एक प्रकार का वंशानुगत प्रक्रम है। बस एक दो लाइन में उत्तर देना इसका। ठीक है, तो क्या कहेंगे, स्व सामंजस्य एक प्रकार का वंशानुगत प्रक्रम है जिसमें उसी पुष्प की वृत्तिका उसी पुष्प के परागकण या उसी पादप के पराग कणों के अंकुरण एवं पराग नली में वृद्धि का विरोध करती है। ठीक है, कर लेंगे। असमकालिकता और असामंजस्यता, ये एक बार हमने वहां भी पढ़ी थी स्वनिषेचन में। वहां पर स्वपरागन को बढ़ावा देने वाले कारक पूछे गए थे, तो दो कारक बताने थे हमें स्वपरागन को बढ़ावा देने वाले, समकालिकता और समस्थानिकता। इंपॉर्टेंट लगा ही लेना भाई, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई प्रजनन युक्तियों में किसी भी तरह से। चलिए एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां पर बही प्रजनन युक्तियां हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा पराग स्त्री केसर परस्पर संकर्षण। ठीक है, क्या होता है पराग स्त्री केसर परस्पर संकर्षण, पहले हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, फिर हम इसके बारे में लिखेंगे। देखिए, जब हमने परागण की बात कर ली तो परागण की बात करने का मतलब यह है कि परागकण अब वृत्तिकाग्र पर पहुंच गए हैं। ठीक है, और ये है मादा भाग। जब हमने अजैविक परागण पढ़ रहे थे तो अजैविक परागण में हमने याद हो तो वायु परागण और जल परागण पढ़ा था, और वायु परागण और जल परागण में हमने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी थी। वहां हमने कहा था कि वायु तथा जल द्वारा होने वाला परागण संयोगवश होता है या संयोगात्मक होता है या अनिश्चित होता है। दो चीजें, संयोगात्मक और अनिश्चित। ये शब्द ध्यान रखिएगा। कौन कौन से, संयोगात्मक और अनिश्चित। संयोगात्मक और अनिश्चित कहने का मतलब क्या है कि वायु द्वारा या जल द्वारा होने वाला परागण या परागकण जब उनसे पहुंचते हैं कहां पर, वृत्तिकाग्र पर, तो पहुंचने वाले परागण जरूरी नहीं कि उसी प्रजाति के हों। ठीक है, मान लीजिए पास में खेत गेहूं का है, ठीक है, और उसी के पास दूसरा खेत मान लीजिए सोयाबीन का है। ठीक है, तो हो सकता है कि सोयाबीन के परागकण गेहूं पर चले जाएं और गेहूं के परागकण सोयाबीन पर आ जाएं। ठीक है, इस साइड सोयाबीन है, इस साइड गेहूं है, सोयाबीन हवा चली तो सोयाबीन के परागकण कहां पहुंच गए, गेहूं की तरफ पहुंच गए। ठीक है, और वो सभी गेहूं की वृत्तिकाग्र पर पहुंच गए। ठीक है, क्लियर? लेकिन क्या निषेचन होता है जब एक प्रजाति पर दूसरी प्रजाति का परागकण पहुंचता है? ज्यादातर अवस्थाओं में नहीं होता है। ठीक है, तो हम यूं कह सकते हैं, मान लीजिए ये ब्लैक कलर का जो परागकण है ये गेहूं का ही परागकण है और वृत्तिकाग्र जो है वो भी गेहूं का है। ठीक है, और ये दूसरा जो ब्लू कलर का है वो है सोयाबीन का परागकण। ठीक है, और ये जो रेड कलर का है ये समझ लीजिए मूंग का परागकण है। ठीक है, और ये जो ग्रीन कलर का है ये समझ लीजिए टमाटर का परागकण है। ठीक है,
तो एक ही वृत्तिकाग्र पर एक से अधिक प्रजातियों के परागकण पहुंचते हैं, लेकिन केवल योग्य परागकण ही, योग्य मतलब जिससे निषेचन होना होता है, उसी प्रजाति का, या तो उसी पुष्प का हो सकता है लेकिन उसी, या फिर दूसरे पुष्प का हो सकता है लेकिन होगा उसी प्रजाति का, ऐसे परागकणों को योग्य परागकण कहते हैं। और बाकी के जो होते हैं वो जो दूसरी प्रजाति के या दूसरे वंश के होते हैं, उनका परागण नहीं होता या उनका अंकुरण नहीं होता, तो उन्हें कहते हैं अयोग्य परागकण। दो शब्द समझिएगा, योग्य और अयोग्य। ठीक है, तो किन्हें कहा हमने योग्य, जिसके द्वारा निषेचन होगा, और किन्हें कहा हमने अयोग्य, जिसके द्वारा निषेचन नहीं होगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये योग्य परागकण है। योग्य परागकण जब वृत्तिकाग्र पर पहुंचता है तो वो अंकुरित होता है। अंकुरित होने का मतलब उसके उस परागकण के जनन छिद्र से किसका निर्माण होता है? परागनली का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है? परागनली का। क्लियर? तो योग्य परागकण ही अंकुरित होता है, दूसरे परागकण अंकुरित नहीं होते। जब विशेषज्ञों ने इसके बारे में डिटेल बात देखी या विश्लेषण किया इसका, तो क्या पता चला कि वृत्तिकाग्र और परागकणों पर कुछ विशिष्ट रसायन होते हैं। ठीक है, उन्हीं विशिष्ट रसायनों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप परागकणों में अंकुरण होता है। वृत्तिकाग्र पर और परागकणों पर, दोनों पर ही कुछ विशिष्ट रसायन होते हैं, और जब ये परागकण वृत्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वहां ये दोनों ही रसायनों की परस्पर क्रिया के फलस्वरूप परागकण में अंकुरण होता है। यदि परागकण और वृत्तिकाग्र के रसायन एक दूसरे के अनुरूपी हैं तो अंकुरण होगा, और यदि एक दूसरे के अनुरूपी नहीं है तो अंकुरण नहीं होगा। जिन परागकणों का अंकुरण होगा या जो निषेचन करेंगे आगे चलकर, उन्हें योग्य परागकण कहा, और जो निषेचन नहीं करेंगे, जिनका अंकुरण नहीं होगा, उन्हें अयोग्य परागकण कहा। ठीक है, तो योग्य परागकण जो होगा वो अंकुरित होगा, अंकुरित होने पर उस पर परागनली का निर्माण होगा। ठीक है, अब आगे क्या होता है ध्यान से देखिए। हमने याद हो तो परागकणों का बाहर आना देखा था परागकोश से। कई मामलों में तो हमने देखा था कि वो क्या हो जाता है, द्विकोशी की अवस्था में ही वृत्तिकाग्र पर पहुंचता है, और कुछ परागकण तीन कोशी की अवस्था में परागकोश से बाहर आते हैं। इन तीन कोशिकाओं में से ये दो कोशिकाएं नर युग्मक हैं। ठीक है, और इन दो कोशिकाओं में एक कोशिका है कायिक कोशिका और दूसरी कोशिका है जननी कोशिका। ठीक है, अगर द्विकोशी की अवस्था में यहां पर पहुंचता है और अंकुरण होता है, तो अंकुरण के बाद सबसे पहले कायिक केंद्रक जो होता है वो परागनली में सबसे आगे चला जाता है। ये याद नहीं रखना, बस आप समझ लो होता क्या है। तो कायिक केंद्रक परागनली में सबसे आगे पहुंचता है, और उसके पीछे पीछे ये जनन कोशिका भी चली जाती है। ये जनन कोशिका। ठीक है, फिर ये परागनली वृद्धि करती है, और वृद्धि करते करते आपको पता है ये कहां जाएगी? बीजांड की ओर जाएगी। ठीक है, बीजांड की ओर जाते जाते ये जनन कोशिका, सबसे आगे कायिक केंद्रक है, अब ये जनन कोशिका विभाजन करेगी परागनली के अंदर और दो नर युग्मकों का निर्माण कर देगी। ठीक है, और फिर ये परागनली प्रविष्ट कर जाएगी बीजांड के अंदर। ठीक है, और ये दोनों नर युग्मक भी प्रवेश कर जाएंगे बीजांड के अंदर बाद में। क्या आगे सब स्फुटित हो जाएगी एक तरह से। स्फुटित होने के बाद नर युग्मकों को कहां मुक्त कर देगी? बीजांड में मुक्त कर देगी। क्लियर? अभी जब हम थोड़ा सा और डिटेल पर बात करेंगे तब और ज्यादा डिटेल बात करेंगे कि प्रवेश कहां से करता है, वो भी एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, वो भी लिखनी जरूरी होती है। तो ये तो हमने बात करी कि जब द्विकोशी की अवस्था में परागण होगा। ठीक है,
तब पहले कायिक कोशिका आगे जाएगी, उसके पीछे जनन कोशिका भी पराग नली में प्रवेश करेगी, पराग नली में आगे जाते हुए जनन कोशिका आगे जाकर दो नर युग्मकों में बट जाए। ठीक है, लेकिन जब परागण तीन कोशी की अवस्था में होता है तब क्या होता है, तब ये पराग नली बनती है, सबसे आगे कायिक केंद्रक चला जाता है और उसके पीछे पीछे ये दोनों नर युग्मक भी चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अंकुरण होता है और पराग नली में वृद्धि होती है। पराग नली बीजांड की ओर ही गति करती है और बीजांड की ओर ही गति करना एक रसायन अनुचलन प्रक्रिया के द्वारा होता है। मतलब कि वृत्तिका में, अंडाशय में और बीजांड में कुछ विशिष्ट रसायन रिलीज किए जाते हैं। इन्हीं विशिष्ट रसायनों की ओर ये पराग नली वृद्धि करती है, पहले वृत्तिका में, फिर अंडाशय में और फिर बीजांड की ओर गति कर जाती है, उन्हीं विशिष्ट रसायनों की वजह से। ठीक है, तो इस प्रकार से निषेचन सुनिश्चित हो जाता है और अंकुरण से लेकर निषेचन तक होने की जो संपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, वो संपूर्ण प्रक्रियाएं पराग कणों और वृत्तिकाग्र के रसायनों पर निर्भर करती हैं। ठीक है, या उन रसायनों के परस्पर संकर्षण या कोऑर्डिनेशन पर डिपेंड करती हैं। यही संपूर्ण प्रक्रिया कहलाती है पराग स्त्री केसर परस्पर संकर्षण। माने कि परागण से लेकर पराग नली का बीजांड तक पहुंचने की संपूर्ण घटना को, पराग कणों के परागण से लेकर कहां तक, पराग नली के बीजांड तक पहुंचने या बीजांड में प्रवेश करने तक की संपूर्ण घटनाओं को हम कहते हैं पराग स्त्री केसर परस्पर संकर्षण। ये सभी घटनाएं पराग कणों और वृत्तिकाग्र पर मौजूद या मादा जननांग में मौजूद रसायनों के निर्देशन में होती है या उन्हीं की वजह से होती, सीधी सी बात कहें तो। ठीक है, अकेला परागकण इसके लिए जिम्मेदार नहीं है संपूर्ण घटना के लिए, और अकेला मादा भाग इस संपूर्ण घटना के लिए जिम्मेदार नहीं है। यह घटना किसकी जिम्मेदारी पर होती है, पराग स्त्री केसर परस्पर संकर्षण पर निर्भर करती है। ठीक है, तो बात करते हैं इसमें क्या क्या डिटेल बात है। ठीक है, ये तो एक इसका इंट्रोडक्शन है। तो क्या है पराग स्त्री केसर परस्पर संकर्षण? पराग कणों का वृत्तिकाग्र पर पहुंचने से लेकर पराग नली का बीजांड में प्रवेश करने की संपूर्ण घटनाओं को पराग स्त्री केसर परस्पर संकर्षण कहते हैं। ठीक है, तो अगला हेडिंग डालिए, पराग स्त्री केसर परस्पर संकर्षण। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, अभी हम डिटेल बात करेंगे, अभी तो हमने केवल इंट्रोडक्शन लिया। ठीक है, देखिए पराग कणों का वृत्तिकाग्र पर पहुंचने से लेकर, पराग कणों का वृत्तिकाग्र पर पहुंचने से लेकर, पराग कणों का वृत्तिकाग्र पर पहुंचने से लेकर, कोष्टक में लिखिएगा परागण, वृत्तिकाग्र पर पहुंचने, वृत्तिकाग्र पर पहुंचने, कोष्टक में लिखिएगा परागण, कोष्टक बंद कीजिएगा, से लेकर पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश होने तक की समस्त घटनाओं को पराग स्त्री केसर परस्पर संकर्षण के नाम से जाना जाता है। पराग स्त्री केसर परस्पर संकर्षण के नाम से जाना जाता है।
ठीक है। अब पराग स्त्री केसर परस्पर संकर्षण में कौन कौन सी घटनाएं आती हैं? देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, वृत्तिकाग्र पर पहुंचने वाले जो पराग कण हैं वो निर्धारित नहीं होता कि केवल उसी प्रजाति के या निषेचन योग्य, उससे निषेचन योग्य पराग कण ही पहुंचे। ठीक है। वृत्तिकाग्र पर कई अन्य प्रजातियों के पराग कण, जिन्हें हम क्या भी कहते हैं, अयोग्य पराग कण भी वृत्तिकाग्र पर परागित हो सकते हैं, लेकिन इनमें से केवल वही पराग कण अंकुरित होता है जो परागण निषेचन करने योग्य होता है। ठीक है, क्लियर? तो परागण का अंकुरित होना, पराग नली का बनना, उसका वृद्धि करना और बीजांड तक पहुंचना, ये संपूर्ण घटनाएं किसके अंदर हैं? पराग स्त्री केसर परस्पर संकर्षण के अंदर हैं। पैरा चेंज करें, आगे लिखिए। परागण की क्रिया के दौरान, परागण की क्रिया के दौरान परागण की क्रिया के दौरान, एक मिनट रुकिएगा। चलिए वापस मुझे बताइए बेटा, क्या लिखा लाइन में? ये थोड़ा सा टिपिकल लैंग्वेज है यार इसकी, इसको थोड़ा सा बहुत इसको क्रिया के दौरान, हाँ फिर क्या लिखा बेटा अपन ने? परागण की क्रिया के दौरान। हाँ, इसके आगे नहीं लिखा सर अभी। नहीं लिखा? अच्छा, परागण की क्रिया के दौरान, सबने लिख लिया बेटा? परागण की क्रिया के दौरान यह सुनिश्चित नहीं होता है कि, यह सुनिश्चित नहीं होता है कि वृत्तिकाग्र पर, कि वृत्तिकाग्र पर योग्य परागकण ही पहुंचे हैं, योग्य परागकण ही पहुंचे हैं। योग्य परागकण ही पहुंचे हैं। प्रायः, प्रायः वृत्तिकाग्र पर, वृत्तिकाग्र पर दूसरी प्रजाति के, वृत्तिकाग्र पर दूसरी प्रजाति के अयोग्य परागकण भी, अयोग्य परागकण भी, अयोग्य परागकण, अयोग्य परागकण। चलिए एक इंपॉर्टेंट बात, अयोग्य परागकण किन्हें कहा गया? जैसे कि हमने कहा कि या तो उसी प्रजाति के नहीं होंगे, जैसे मान लीजिए गेहूं का है तो गेहूं के अलावा सोयाबीन का आ गया, धनिये का आ गया, ठीक है, या दूसरे किसी पादप का आ गया। क्लियर? लेकिन कई मामलों में इसका खुद का, इस पुष्प का खुद का परागकण भी अयोग्य हो जाता है इसके लिए। कैसे? जब हमने स्व असामंजस्य पढ़ा तो स्व असामंजस्य में हमने क्या देखा कि इसके परागकण के अंकुरण का भी ये क्या करती है? विरोध करती है। तो ऐसी स्थिति में जब ये स्वयुग्मन नहीं कर रहा होता है, स्वयुग्मन के लिए इसने अपने आप में एक युक्ति विकसित कर ली है, तो इसी का खुद का परागकण भी क्या माना जाएगा? अयोग्य ही माना जाएगा। ठीक है, तो अयोग्य परागकण कौन हो सकते हैं? अयोग्य परागकण किसी दूसरी प्रजाति के परागकण भी हो सकते हैं, या स्वनिषेचन के न होने की अवस्था में स्वयं का परागकण भी क्या हो सकता है? अयोग्य हो सकता है। ठीक है, तो एक बार वापस मुझे बोल के बताएं बेटा, क्या लिखा हमने लैंग्वेज में, ताकि हम इसको सही करें। देखो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होगी आज, इस लैंग्वेज को लिखने में।
ठीक है। परागण की क्रिया के दौरान यह सुनिश्चित नहीं होता है कि वर्तिकाग्र पर योग्य परागण की पहुंचते हैं। आगे वर्तिकाग्र पर दूसरी प्रजाति के अयोग्य परागण भी। इसके आगे लिखेंगे सर। अयोग्य परागकण, अयोग्य परागकण के आगे कोष्टक में लिखो बेटा, अयोग्य परागकण के आगे कोष्टक में लिखिए। या तो उसी पादप के, या तो उसी पादप के परागकण, या तो उसी पादप के परागकण जो स्वपरागण के अयोग्य हैं, या तो उसी पादप के परागकण जो स्वपरागण के अयोग्य हैं, या तो उसी पादप के परागकण जो स्वपरागण के अयोग्य हैं, अथवा दूसरी प्रजाति के परागकण, अथवा दूसरी प्रजाति के परागकण, अथवा दूसरी प्रजाति के परागकण। कोष्टक बंद कर दीजिए। भी पहुंच सकते हैं, आगे लिखिए, भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, भी पहुंच सकते हैं। अब हमें पैरा चेंज करना है। आप देखिए ठीक है, तो दूसरी प्रजाति के परागकण भी पहुंच सकते हैं, माने कि ये अयोग्य परागकण भी पहुंच सकते हैं, लेकिन क्या होता है, केवल योग्य परागकण ही अंकुरित होता है। ठीक है, माने कि वृत्तिकाग्र पर मौजूद रसायन केवल योग्य परागकणों को ही अंकुरित होने को प्रेरित करते हैं, बाकी अन्य परागकणों को अंकुरित नहीं होने देते। ठीक है, तो ये योग्यता किसके पास होती है? वैसे तो ये योग्यता निर्भर करती है परागकणों के रसायन और वृत्तिकाग्र के रसायनों के आपस में क्रिया से। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से किसका योगदान होता है यहां पर? वृत्तिकाग्र का, माने कि उस वृत्तिकाग्र उस योग्य परागकण को पहचान कर उसे अंकुरित होने देती है। ठीक है, तो पैरा चेंज करिए और लिखिए इसमें, स्त्री केसर में यह सक्षमता होती है, स्त्री केसर में यह सक्षमता होती है। देखो हमने यहां पर वृत्तिकाग्र क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वृत्तिकाग्र अंकुरण को बढ़ावा देगी, लेकिन इस पराग नलिका का वृत्तिकाग्र में पहुंचना, अंडाशय में पहुंचना और बीजांड तक पहुंचना, ये पूरे के पूरे स्त्री केसर पर निर्भर है। ठीक है, क्लियर? तो बीजांड तक के लिए कौन कौन जिम्मेदार है? वृत्तिकाग्र भी जिम्मेदार है, वृत्तिका भी जिम्मेदार है और अंडाशय भी जिम्मेदार है, इसलिए हमने वृत्तिकाग्र नाम न लेकर संपूर्ण स्त्री केसर को कहा है। ठीक है, तो लिखिए, स्त्री केसर में यह योग्यता होती है कि, यह सक्षमता होती है कि, यह सक्षमता होती है कि वह पराग कणों को पहचान सके, वह पराग कणों को पहचान सके कि पराग कणों को पहचान सके कि यह सके कि यह उसी वर्ग, यह उसी वर्ग के सही प्रकार का परागकण है, यह उसी वर्ग के सही प्रकार का, यह उसी वर्ग के सही प्रकार का, कोष्टक में लिख लीजिएगा सुयोग्य, यह उसी वर्ग के सही प्रकार का, कोष्टक में लिखिएगा सुयोग्य, उसी वर्ग के सही प्रकार का, कोष्टक में लिख लीजिएगा सुयोग्य
परागकण है अथवा सुयोग्य परागकण है अथवा अयोग्य परागकण है, सुयोग्य परागकण है अथवा अयोग्य परागकण है। ठीक है, तो स्त्री केसर ये पहचान लेता है कि परागकण निषेचन योग्य है अथवा नहीं है, माने कि सुयोग्य है या अयोग्य है। क्लियर है? अब पैरा चेंज करके बात कर लेते हैं कि सुयोग्य अगर है तो फिर क्या होता है। ठीक है, पैरा चेंज कीजिए, लिखिए इसमें, यदि परागकण सुयोग्य है, यदि परागकण सुयोग्य है तो स्त्री केसर उसे स्वीकार कर लेता है। तो स्त्री केसर उसे स्वीकार कर लेता है और परागण अंकुरण और परागकण अंकुरण और परागकण अंकुरण एवं और परागकण अंकुरण एवं और परागकण अंकुरण एवं परागनली की वृद्धि को प्रेरित करता है, परागनली की वृद्धि को प्रेरित करता है। और यदि वो अयोग्य परागकण है और यदि वो अयोग्य परागकण है और यदि वो अयोग्य परागकण है तो स्त्री केसर क्या नहीं होने देगा, ध्यान दीजिए, तो स्त्री केसर वृत्तिकाग्र पर अंकुरण नहीं होने देगा, और यदि अंकुरण भी हो गया किसी भी हालत में तो वो परागनली की वृद्धि को नहीं होने देगा। कौन? स्त्री केसर। तो स्त्री केसर वृत्तिकाग्र पर पराग अंकुरणों, स्त्री केसर वृत्तिकाग्र पर पराग अंकुरण व वृत्तिकाग्र पर पराग अंकुरण व वृत्तिका में परागनली की वृद्धि, वृत्तिकाग्र पर पराग कणों के अंकुरण तथा वृत्तिका में पराग नली की वृद्धि, परागनली की वृद्धि को रोककर परागनली की वृद्धि को रोककर परागनली की वृद्धि को रोककर पराग कण को अस्वीकार कर देता है, पराग कणों को अस्वीकार कर देता है। पराग कणों को अस्वीकार कर देता है। ठीक है भाई, लिखा आपने। तो स्वीकारना और अस्वीकारना किस बात पर निर्भर करता है कि उसे अंकुरित होने दे रहा है या नहीं दे रहा वृत्तिकाग्र पर, और परागनली की वृद्धि को होने दे रहा है या नहीं होने दे रहा वृत्तिका में। ठीक है, अगर योग्य परागकण है तो वो वृत्तिका में उसके अंकुरण को होने देगा और वृत्तिकाग्र पर अंकुरण होने देगा और वृत्तिका पर परागनली की वृद्धि को भी होने देगा। लेकिन अगर अयोग्य है तो न तो अंकुरण होने देगा, और अगर अंकुरण हो भी गया तो परागनली की वृद्धि को नहीं होने देगा। कौन? स्त्री केसर। ठीक है, ये सब किस पर निर्भर करता है? स्त्री केसर पर।
स्वीकारना और अस्वीकारना किस पर निर्भर करता है? संपूर्ण स्त्री केसर पर। ठीक है, तो वापस थोड़ा सा पीछे चलते हैं अपन और शुरू से बात करते हैं। तब हमने क्या कहा था कि परागण की क्रिया निश्चित नहीं होती है। परागण की क्रिया के फलस्वरूप पहुंचने वाले परागकण योग्य भी हो सकते हैं और अयोग्य भी हो सकते हैं, अर्थात उसी प्रजाति के भी हो सकते हैं या फिर किसी अन्य प्रजाति के हो सकते हैं। ठीक है, फिर हमने पैरा चेंज करके कहा कि अगर ऐसी स्थिति बनती है कि योग्य भी आ गए और अयोग्य भी आ गए, तो स्त्री केसर पर निर्भर करता है कि वो क्या करे, सुयोग्य परागकणों को क्या होने दे, अंकुरित होने दे। माने कि वृत्ति का स्त्री केसर में सक्षमता होती है कि वो योग्य और सुयोग्य को, अयोग्य व सुयोग्य को पहचान सके। ठीक है, यदि परागकण सुयोग्य है तो वो वृत्तिकाग्र पर उसके अंकुरण को तथा वृत्तिका में उसकी परागनली की वृद्धि को प्रेरित करती है। अन्यथा यदि अयोग्य परागकण है तो वो वृत्तिकाग्र पर उसके अंकुरण और वृत्तिका में परागनली की वृद्धि का क्या करती है, अवरोधन करके उसे अस्वीकार कर देती है। क्लियर है बात? चलिए, तो ये तो बात होगी अयोग्यता और योग्यता की। अब मान लीजिए योग्य है, तो योग्य है तो उसमें अंकुरण होगा और परागनली की वृद्धि होगी। ये वृद्धि कहां तक जाएगी? बीजांड तक जाएगी। और बीजांड में कैसे प्रवेश करेगी? ठीक है, कैसे अंकुरण होगा, द्विकोशी की अवस्था में क्या होगा, त्रिकोशी की अवस्था में क्या होगा, परागकणों का परागनली कैसे वृद्धि करेगी और कैसे बीजांड में प्रवेश करेगी, वो बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आपका टाइम हो गया। ठीक है, केमिस्ट्री की क्लास है आप लोगों के? सर कल का टाइम क्या रहेगा? कल संडे बेटा, है ना, कल ऑफ रहेगा। मंडे का टाइम शाम को, ये 4 से 5। ठीक है, और थोड़ा 15 मिनट पहले खसकेंगे अपन, मुझे लगता है कि थोड़ा सा 15 मिनट ज्यादा चाहिए अपन को। ओके, सर चित्र बनाना है क्या? बेटा ये डायग्राम मैं बनवा दूंगा, है ना, स्क्रीनशॉट तो ले लो इसका। यस सर। ठीक है, चलिए, तो फिर अभी डायग्राम मत बनाइए, जब लेसन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तब मैं बता दूंगा फिर कौन सा वाला बनाना है ना। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू ऑल ऑफ यू भाई। बाय सर। बाय बेटा। ओके सर। ओए, नोट सेंड करना। चिंटू, है